Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी। ये एक सॉइल फर्टिलिटी टॉपिक चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी में दो पार्ट हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट जो थ्योरी को डिस्क्राइब करता है, दूसरा कैलकुलेटिव पार्ट जो कैलकुलेशन में ज़रूरी होता है। तो बिना कैलकुलेशन के हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी नहीं निकाल सकते। और रिसर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्नोमिक रिसर्च होती है सॉइल फर्टिलिटी पे, उसमें भी हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी निकालते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें फार्मूले हैं, जो हमको फार्मूले पता होने चाहिए, वो हमको याद रखने चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी। और जो ये चार टाइप मैंने लिखे हैं, इनका मतलब क्या है और कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी जो है यूज़ इफ़िशियंसी को बता रही है। तो हम अगर इफ़िशियंसी वर्ड देखें तो इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ के लिए इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि हमने कितना इनपुट दिया और हमें क्या आउटपुट मिला। तो ये किसी के लिए हो सकता है, किसी मशीन के लिए भी हो सकता है, किसी ह्यूमन पावर के लिए हो सकता है, एनिमल के लिए हो सकता है, न्यूट्रिएंट के लिए हो सकता है, वाटर के लिए भी हो सकता है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी में देखें तो हम ये बताता है टर्म न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी कि जो हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट जो हम दे रहे हैं, उससे आउटपुट मतलब यील्ड हमें कितनी मिल रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा जो आउटपुट है क्रॉप में क्या है, यील्ड है। अब चाहे ये हार्वेज यील्ड हो, चाहे वो ग्रेन यील्ड हो, चाहे वो शुगर यील्ड हो, चाहे वो ट्यूबर यील्ड हो, डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है। तो इन जनरल हम ग्रेन यील्ड ही लेते हैं, क्योंकि सीरियल्स की बात करें या पल्सेस की बात करें। तो यहाँ पे अगर हम इफिशियंसी देखें, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी देखें, तो ये आउटपुट क्या हुआ, हमारा यील्ड हुआ, और इनपुट क्या हुआ, न्यूट्रिएंट अप्लाइड हुआ। तो यही जो है यील्ड पर यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाइड इज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, सिंपल टर्म्स में है। तो अगर न्यूट्रिएंट ना देखें, हम वाटर देखें कि वाटर यूज इफिशियंसी, तो वाटर यूज इफिशियंसी भी यही होगी, बस वहाँ क्या हो जाएगा, यील्ड पर यूनिट वाटर अप्लाइड। तो यही वाटर यूज इफिशियंसी का फार्मूला होता है। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं या जो इनपुट है, अब इनपुट हमें देखना पड़ेगा कौन सा लगा रहे हैं, और आउटपुट तो हमारा फिक्स है, यील्ड है, और इनपुट वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, सोलर रेडिएशन हो सकता है, CO2 कंसंट्रेशन हो सकता है, जो भी ग्रोथ फैक्टर हैं वो इनपुट हो सकते हैं। तो एक तो सिंपल टर्म में आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, न्यूट्रिएंट हम अप्लाई करते हैं, और वो अप्लीकेशन के बाद अगर न्यूट्रिएंट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना हो, ट्रांसलोकेशन ना हो, मेटाबॉलिज्म ना हो, तो यील्ड नहीं बढ़ेगी प्लांट की। तो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की वेस्टेज होगी। अब न्यूट्रिएंट में क्या है, कॉस्ट लगी है फर्टिलाइजर में, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ गई, लेकिन यील्ड नहीं मिली। तो क्या होगा, जो प्रॉफिट है, जो नेट रिटर्न है क्रॉप कल्टीवेशन, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट अप्लाई करने से यील्ड नहीं बढ़ रही है, तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपका अब यील्ड नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो लग गया, फर्टिलाइजर जो आपने खरीद के डाला था वो पैसा तो लग गया, यील्ड बढ़ी नहीं, तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमको, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है एग्रीकल्चर में, एग्नोमी में, क्रॉप प्रोडक्शन में, वो रहता है कि इनपुट यूज इफिशियंसी बढ़ाएं। अब इनपुट में न्यूट्रिएंट भी है, अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट पे कर रहे हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी का ज़्यादा इसलिए होना जरूरी है ताकि न्यूट्रिएंट की वेस्टेज कम हो और हमें प्रॉपर यील्ड मिले, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे, प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो अब न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को कैसे बढ़ाएं, तो ये हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। उसके लिए कभी सेपरेट लेक्चर लेंगे, उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का लॉस अलग है, हर न्यूट्रिएंट का जो है अब्जॉर्प्शन अलग है। इस कारण से उसको इफिशियंसी के हर न्यूट्रिएंट के बढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, पर्टिकुलरली इन दोज न्यूट्रिएंट वेयर न्यूट्रिएंट लॉस इज ए मेजर प्रॉब्लम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो अगर हम न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को मेजर करें, तो देखिए हम पे 4 इंडेक्स हैं या 4 पैरामीटर हैं, 4 तरीके से हम न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को मेजर कर सकते हैं। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दूसरा है एग्नोमिक इफिशियंसी, तीसरा फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी, और फोर्थ वन इज क्रॉप रिकवरी इफिशियंसी। तो ये जो 4 इंडेक्स हैं, इसको ही हम कॉमनली यूज करते हैं। अब इसको, इनकी मीनिंग क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं,
इसको आज हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि किसी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या तो मीनिंग पूछी जा सकती है डेफिनेशन देख करके, या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो अभी आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। इन फार्मूले को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमने दो फील्ड लिए और दोनों सेम फील्ड हैं, और मतलब एक फील्ड के हमने दो पार्ट कर लिए, दोनों में हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, दोनों में हमने क्रॉप ग्रो करी है और सब कुछ सेम दिया है, लेकिन हमने न्यूट्रिएंट नहीं दिया है एक प्लॉट में। जिस न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी को हम निकालना चाहते हैं उसको हम एक प्लॉट में नहीं देते। और न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी याद रखिए हर न्यूट्रिएंट के लिए हम निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए अलग, फास्फोरस के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग, और कंबाइंड भी निकाल सकते हैं। तो इन जनरल हम हर न्यूट्रिएंट की यूज इफिशिएंसी अलग अलग निकालते हैं। यहाँ हम केस मान लीजिए नाइट्रोजन का लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी निकालने में है। तो हम क्या करेंगे, हम दो जगह क्रॉप को ग्रो करेंगे, चाहे वीट क्रॉप में हम निकाल रहे हो या मेज में निकाल रहे हो, और एक में हम नाइट्रोजन देंगे और बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट देंगे, नाइट्रोजन भी देंगे, और एक में हम सारे न्यूट्रिएंट देंगे लेकिन नाइट्रोजन नहीं देंगे। तो एक प्लस हो गया, एक माइनस एन वाला हो गया। हालांकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट है केवल नाइट्रोजन को छोड़ करके। अब डेफिनेटली देखिए इसकी यील्ड ज़्यादा आएगी, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना है, इसकी यील्ड कम आएगी। तो इसके यील्ड को मैंने लिखा YN सिंबल के लिए, और इसकी यील्ड को मैंने लिखा Y0। तो ये आपको YN Y0 समझ में आ गया होगा क्या है, यील्ड इन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन अप्लाइड फील्ड एंड Y0 इन यील्ड इन अनफर्टिलाइज्ड प्लॉट या अनफर्टिलाइज्ड फील्ड। इसमें अब हम देखेंगे कि भाई जो यील्ड बढ़ी है न्यूट्रिएंट अपटेक से ही बढ़ी है, न्यूट्रिएंट का अपटेक हुआ होगा। तो यहाँ फिर हम न्यूट्रिएंट अपटेक भी निकालेंगे। तो हर न्यूट्रिएंट का अपटेक निकाला जाता है अलग अलग, नाइट्रोजन का अलग, फास्फोरस का अलग, पोटेशियम का अलग, हर न्यूट्रिएंट के लिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारा यहाँ इंटरेस्ट नाइट्रोजन में है, तो हम यहाँ निकालेंगे नाइट्रोजन का अपटेक निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का अपटेक डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ मैंने लिखा UN, और यहाँ भी अपटेक होगा क्योंकि सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, जो भी नाइट्रोजन है चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, उसको मैंने लिखा U0। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी UN और U0 क्या है। अब आप देखिए जो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है या PFP जिसे कह रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको हम नीचे लिखेंगे N, स्मॉल n लिखेंगे इसको हम, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फॉर N। इसी तरह से फास्फोरस के लिए निकाल सकते हैं, P लिख देंगे, पोटेशियम के लिए निकालेंगे तो K लिख देंगे। तो कितनी यील्ड हमें मिली और कितना नाइट्रोजन हमने अप्लाई किया, उन दोनों का रेशियो क्या है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो PFP हमें क्या बताता है, PFP से हमें यह पता चला कि जो यील्ड है, यील्ड पर यूनिट या पर केजी, पर यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाइड, या पर यूनिट, चूंकि नाइट्रोजन है चलो नाइट्रोजन लिख देते हैं, पर यूनिट नाइट्रोजन अप्लाइड, कि 1 kg नाइट्रोजन डालने से कितने केजी यील्ड मिली, वो क्या है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। अब एग्नोमिक इफिशिएंसी देखते हैं कि एग्नोमिक इफिशिएंसी क्या है। देखिए जो यील्ड मिली YN, इसमें दोनों ही न्यूट्रिएंट थे, यहाँ सॉइल भी था, सॉइल के न्यूट्रिएंट भी थे और फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट भी थे, और यहाँ केवल सॉइल का न्यूट्रिएंट था। तो हमें देखना पड़ेगा हमने जो फर्टिलाइजर दिया था उस नाइट्रोजन से कितनी यील्ड बढ़ी, कितनी यील्ड मिली। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो सॉइल जिसमें हमने न्यूट्रिएंट नहीं डाला था वो घटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सॉइल की नाइट्रोजन से भी यील्ड बढ़ी है। तो हमने क्या किया, घटा दिया, फिर नाइट्रोजन से अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया एग्नोमिक इफिशिएंसी। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने क्यों हटाया है, क्योंकि जो सॉइल का जो कंट्रीब्यूशन था वो हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सॉइल प्लस फर्टिलाइजर दोनों हैं, सॉइल प्लस फर्टिलाइजर, और यहाँ क्या है, केवल सॉइल है। तो हमें सॉइल का कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा, और हमने कितना नाइट्रोजन डाला वो। तो यहाँ देखिए यील्ड इंक्रीज हुआ है, तो ये AE बताता है यील्ड इंक्रीज, यील्ड इंक्रीज पर यूनिट नाइट्रोजन अप्लाइड, कि हमने 1 kg नाइट्रोजन डाली तो कितनी यील्ड इंक्रीज करी। तो देखिए कंफ्यूजन मत कीजिए, यहाँ पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और AE में PFP ये बताता है कितनी यील्ड मिली, 1 किलो नाइट्रोजन डाली तो हमें कितनी यील्ड मिली। एग्नोमिक इफिशिएंसी हमें ये बताती है कि हमने 1 kg नाइट्रोजन डाली तो कितनी यील्ड इंक्रीज कर गई, किसके ऊपर, जो हम नाइट्रोजन नहीं डालते और यील्ड हमें जो मिल रही थी सॉइल से उसके अबव हमें कितनी ज़्यादा यील्ड मिल गई।
तो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सॉइल कंट्रीब्यूशन है, जबकि एग्रोनॉमिक इफिशियंसी में सॉइल कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब थर्ड देखें हम फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी। फिजियोलॉजी देखिए क्या कंसर्न करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंसर्न करता है, एब्जॉर्प्शन कंसर्न करता है कि एब्जॉर्ब होकर कितना डायमीटर बना रहा है या कितना यील्ड बना रहा है। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल कंसर्न अपटेक से है। तो जो यील्ड इंक्रीज हुई है फर्टिलाइजर डालने से, क्योंकि और कितना अपटेक ज़्यादा किया, देखिए यहाँ जो अपटेक हुआ है यहाँ भी अपटेक हुआ है, तो फर्टिलाइजर केवल फर्टिलाइजर डालने से कितना अपटेक हुआ है वो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। तो ये तो यील्ड का डिफरेंस है जिसमें सॉइल कंट्रीब्यूशन हटाया, ये अपटेक का डिफरेंस है जिसमें सॉइल कंट्रीब्यूशन भी हमने हटाया है, क्योंकि जहाँ नाइट्रोजन में नहीं डाली है, सॉइल में कुछ नाइट्रोजन थी वो भी प्लांट ने एब्जॉर्ब की है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हटाया है। तो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या बताता है, ये भी यील्ड इंक्रीज बता रहा है, लेकिन पर यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक। तो ये फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी हुई। तो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी हुआ यील्ड इंक्रीज पर यूनिट फर्टिलाइज्ड नाइट्रोजन अपटेक। तो इसमें से भी सॉइल का कंट्रीब्यूशन हटाया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी और एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी और फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी दोनों यील्ड इंक्रीज बताती हैं, लेकिन एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी में जो यील्ड इंक्रीज है पर यूनिट नाइट्रोजन अप्लाइड है, और फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी में जो यील्ड इंक्रीज है पर यूनिट फर्टिलाइज्ड नाइट्रोजन अपटेक है। अब रिकवरी एफिशिएंसी में देखिए क्या है, जो फोर्थ वन है, इसमें न्यूट्रिएंट अपटेक कितना हुआ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने से, UN माइनस U0 डिवाइडेड बाई N। देखिए अपटेक का डिफरेंस निकाला हमने, तो यहाँ देखिए सॉइल प्लस फर्टिलाइजर में से सॉइल का कंट्रीब्यूशन हटा दिया, तो ये जो UN है, ये वैल्यू है केवल फर्टिलाइजर अपटेक को बता रही है, इसमें सॉइल का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हमने कितने केजी नाइट्रोजन डाली उनका क्या है, ये रेशियो है। तो रिकवरी इफिशियंसी क्या कंसिडर करता है, केवल उस अपटेक को रेफरेंस करता है जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन से हुआ है, और इसमें सॉइल कंट्रीब्यूशन को नहीं कंसीडर करता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्या रिकवरी इफिशियंसी सॉइल कंट्रीब्यूशन कंसीडर करता है, कंसीडर नहीं करता है, माइनस कर रखा है। तो क्रॉप रिकवरी इफिशियंसी क्या हुई, CRE क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड नाइट्रोजन अपटेक पर यूनिट नाइट्रोजन अप्लाइड। तो ये कुछ टर्म है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये सिंबल समझ गए हैं तो इसका मतलब भी आप समझ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या इनके सिंबल हैं और क्या ये टर्म्स इंडिकेट करती हैं, और ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा सकता है। इकोनॉमिक इफिशियंसी इंडिकेट्स यील्ड इंक्रीज, स्टेटमेंट 1 फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी इंडिकेट्स न्यूट्रेंट अपटेक पर केजी न्यूट्रेंट अप्लाइड। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, लेकिन सेकंड क्या है, फॉल्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके फार्मूले क्लियर हैं तो इसकी ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने आपको बताया कुछ उसके साथ, लेकिन अब जरा इनके फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें एक रिलेशनशिप नजर आती है। वो रिलेशनशिप ये है, देखिए आप, कि जो CRE है और PE को हम मल्टीप्लाई कर दें, CRE क्रॉप रिकवरी इफिशियंसी एंड फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी, तो क्या हुआ, ये UN माइनस U अपटेक डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इंटू ये आ जाएगा YN माइनस Y0 डिवाइडेड बाई UN माइनस U0। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, YN माइनस Y0 डिवाइडेड बाई N। तो ये क्या बना, एग्नोमिक इफिशियंसी। तो इसका मतलब हमें एक रिलेशनशिप पता चली कि क्रॉप रिकवरी इफिशियंसी को अगर हम फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्नोमिक इफिशियंसी हमें मिल जाती है। तो ये एक फार्मूला डेवलप हो गया जो किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, इस फार्मूले की रिलेशनशिप दे करके कि CRE इंटू PE इज इक्वल टू AE, या CRE इंटू AE इज इक्वल टू PE, या AE इंटू PE इज इक्वल टू CRE। इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के पूछे जा सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 2 एफिशिएंसी पता है तो हम थर्ड पता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से निकाली जाती हैं, इन सिंबल का क्या
मतलब है, डेफिनेशन का क्या मतलब है। इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर, ये मेरे द्वारा लिखी हुई बुक है, तो इसमें मैंने कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। तो इसी बुक से न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको इसकी क्लियरिटी हो सके और आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। न्यूमेरिकल करने से हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है, इस बुक से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थीसिस में जब करते हैं एमएससी या पीएचडी में, तब हमको ये कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो ये बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, ये मैंने ही लिखी है इस बुक को। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर रखे हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 इस बुक में दिया है, पेज नंबर 68। कैलकुलेट द एग्नोमिक, फिजियोलॉजिकल एंड क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल दी है नाइट्रोजन अप्लाइड। नाइट्रोजन अप्लाइड इज 120 kg पर हेक्टर। यील्ड इन नाइट्रोजन ट्रीटेड प्लॉट 50 क्विंटल पर हेक्टर। तो यील्ड जो नाइट्रोजन ट्रीटेड प्लॉट में है, तो इसका मतलब YN, नाइट्रोजन ट्रीटेड प्लॉट 50 क्विंटल पर हेक्टर। यील्ड इन अनट्रीटेड प्लॉट, जिसमें हमने नाइट्रोजन नहीं डाला, वो अनट्रीटेड हुआ, 32 क्विंटल पर हेक्टर। मतलब कि ये Y0 हुआ 32 क्विंटल पर हेक्टर, जिसमें हमने नाइट्रोजन नहीं डाली, उसकी यील्ड 32 क्विंटल है। टोटल नाइट्रोजन अपटेक इन ट्रीटेड प्लॉट 135 kg पर हेक्टर, जिसमें हमने नाइट्रोजन डाली, उसमें जो अपटेक हुआ है UN, मतलब दैट इज 135 kg पर हेक्टर। एंड नाइट्रोजन अपटेक इन अनट्रीटेड प्लॉट, जिसमें नाइट्रोजन नहीं डाली है, U0 इज इक्वल टू 85 kg पर हेक्टर। तो ये डेटा दिए हुए हैं, इससे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना है। तो देखिए, इसमें हम PFP भी कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन नहीं दिया था, इसमें हो सकता है कुछ सी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो PFP जो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो देखिए PFP हमें निकालेंगे तो क्या होगा। PFP क्या होता है, यील्ड ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन अप्लाइड। और ये देखिए हर न्यूट्रिएंट के लिए निकाला जा सकता है। फास्फोरस की डोज दी हो तो फास्फोरस के लिए भी निकाला जा सकता है। तो यील्ड नाइट्रोजन में कितनी है, 50 क्विंटल पर हेक्टर, और नाइट्रोजन अप्लाइड 120 है, तो हमें यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, केजी पर हेक्टर में रखना पड़ेगा। तो 50 क्विंटल को हमें 100 से कर देंगे तो केजी पर हेक्टर हो जाएगा, और नाइट्रोजन 120 केजी पर हेक्टर, ये भी केजी पर हेक्टर में है। और कैलकुलेशन में चूंकि हम यूनिट रखते नहीं है, इसको हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 500/12, 12×48, और बचे कितना, 2, 41 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो ये 41 kg यील्ड पर केजी नाइट्रोजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 kg नाइट्रोजन देने से 41 kg यील्ड मिलती है। हालांकि डेसिमल में आएगा, इसको मैंने छोड़ दिया है, अप्रॉक्सीमेट 41 कर दिया इसको। और उसके बाद हम देखें एग्नोमिक इफिशिएंसी। तो देखिए एग्नोमिक इफिशिएंसी में YN माइनस Y0 डिवाइडेड बाई N। तो YN कितना है, ये देखिए 50 क्विंटल है, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 kg हो जाएगा। 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी तरह से 3200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 120। यूनिट हमें सेम रखनी होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट कैलकुलेशन में सेम रखी जाएगी। ये हो गया 1800/120, और इसकी वैल्यू बता देता हूँ देख करके सीधे। इसकी वैल्यू है 15 kg, 15, तो यह है 15। तो इसका मतलब 15 kg ग्रेन
या ये 50 केजी यील्ड इंक्रीज पर केजी नाइट्रोजन, कि 1 केजी नाइट्रोजन डालने से 15 केजी यील्ड इंक्रीज हो गई। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी से हमें यह पता चला कि हमने 1 केजी नाइट्रोजन डाली तो हमें कितनी यील्ड मिली। एग्नोमिक एफिशिएंसी से हमें यह पता चला कि हमने 1 किलो नाइट्रोजन डाली तो कितनी यील्ड इंक्रीज कर गई, कितनी कर गई, 15 केजी। अब इसको देखें हम फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी। फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो yn माइनस y0 डिवाइडेड बाई un माइनस u0। तो ये जो है वैल्यू जो आएंगी कैलकुलेट होकर के yn माइनस y0, तो ये तो 5000 माइनस 3200 डिवाइडेड बाई अपटेक कितना था 135 माइनस 85 1800 और ये हो जाएगा 50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 केजी यील्ड इंक्रीज पर केजी नाइट्रोजन अपटेक फ्रॉम फर्टिलाइजर, पर केजी नाइट्रोजन अपटेक फ्रॉम फर्टिलाइजर या फर्टिलाइज नाइट्रोजन, कि जो फर्टिलाइजर की जो नाइट्रोजन थी उससे 1 केजी देने से 36 केजी यील्ड इंक्रीज करी। एग्नोमिक एफिशिएंसी में जो था वो अपटेक जो एग्नोमिक एफिशिएंसी में था वो 15 केजी यील्ड इंक्रीज करा था 1 केजी नाइट्रोजन देने से, और इसमें ये बता रहा है 36 केजी यील्ड इंक्रीज कर गई है 1 केजी जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन दी उसके अपटेक करने से। तो जो एग्नोमिक एफिशिएंसी है वो एप्लीकेशन को बताती है और फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी अपटेक को बताती है। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो एग्नोमिक एफिशिएंसी में हम क्या कंसर्न कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, और फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी में हम अपटेक कंसर्न कर रहे हैं यील्ड के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन ये दोनों का क्या इंटरफ्रेंस आता है। फिर क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी अगर हम देखें, क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी तो न्यूट्रिएंट अपटेक इन फर्टिलाइज माइनस ट्रीटेड डिवाइडेड बाई एन नाइट्रोजन अप्लाइड, तो 135 माइनस 85 नाइट्रोजन 120, तो ये हुआ 50 अपॉन 120, और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही 0.141। अब क्या है बनेगी इसकी यूनिट, केजी नाइट्रोजन अपटेक फ्रॉम फर्टिलाइजर पर केजी नाइट्रोजन अप्लाइड, कि 1 केजी जब हमने नाइट्रोजन अप्लाई की तो 0.41 केजी नाइट्रोजन का अपटेक हुआ। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन डालने से 0.41 केजी नाइट्रोजन की अपटेक हुई। तो इसके मतलब कि ये इफिशियंसी है इसकी, मतलब 41% इफिशियंसी हुई। ये आपने 1 किलो नाइट्रोजन डाली और कितनी क्रॉप ने लिया, 0.41 केजी। तो ये इसका अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 41%। तो यही लगभग नाइट्रोजन की इफिशियंसी होती है 35 to 40%। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम नाइट्रोजन की क्रॉप कितना रिकवरी है, मतलब कितना अपटेक कर रही है। तो इसको 0.4 माने तो इसका मतलब 0.6 केजी कहाँ गई फिर, भाई हमने 100 केजी डाली और 0.4 केजी तो क्रॉप ने ली, तो 0.6 केजी कहाँ गई, 0.6 केजी का लॉस हुआ। वोलेटाइलेशन लॉस हो सकता है, वीड्स ले सकते हैं, रन ऑफ लॉस हो सकता है, लीचिंग हो सकती है, बहुत लॉस होते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन हो गया हो। और नाइट्रोजन का जो यूज एफिशिएंसी इसी कारण से काफ़ी कम है क्योंकि इसके लॉस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको पता चला होगा कि हम कैसे जो है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका मतलब होता है। अब एक जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि CRE इज इक्वल टू जो क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी को हम फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्नोमिक एफिशिएंसी बनती है। तो देख लेते हैं क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी कितनी है 36, और फिजियोलॉजिकल CRE जो है फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी 36 है, PRE जो है 0.41 है। तो ये देखिए करीब 15 ये करीब आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए ये प्रूफ हो गया कैलकुलेशन से भी कि CRE को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी तो
एर्गोनॉमिक इफ़िशियंसी आ रही है। तो ये मैंने आपको कुछ बताएं कि इसके क्या मीनिंग होती हैं और इसका क्या डेफिनेशंस होती हैं, और इसको किसी स्टेटमेंट में भी पूछा सकता है। और ये जो पीछे के टर्म है ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। फिर से समझ लीजिए कि पीएफपी जो है वो ये बताता है कि 1 kg नाइट्रोजन डालने से कितनी यील्ड मिली। एर्गोनॉमिक एफिशिएंसी ये बताता है कि 1 kg नाइट्रोजन अप्लाई करने से कितनी यील्ड इंक्रीज कर गई। फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी बताती है कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन अपटेक करने से कितनी यील्ड बढ़ी। और रिकवरी एफिशिएंसी बताती है कि 1 किलो नाइट्रोजन डालने से कितना अपटेक हुआ। तो अगर आप ये पीछे के वर्ड्स देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरिटी इन चीज़ों की हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस थी और इस फार्मूले को आप याद रखिए क्योंकि ये 2 दे करके पूछा सकता है या रिलेशनशिप पूछी जा सकती है। तो ये लेक्चर मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है इसमें कि क्या इंडेक्स हैं। तो 4 इंडेक्स हैं और क्या इसकी रेलिवेंस है, सिग्निफिकेंस है और इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके इन लेक्चर्स के बारे में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।